बच्चों इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिकंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट यानी कि 2.2। चलो स्टार्ट करते हैं। हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू इकोनॉमिस्ट हजमल शाख्त। हिटलर ने क्या किया, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अपनी हजमल शाख्त जो कि एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, उनको जो है कहीं ना कहीं गद्दी पर बैठाया। हु एम्ड एट फुल प्रोटेक्शन, उनका एम यही था हजमल शाख्त का कि फुल प्रोडक्शन हो यानी कि खूब जो चीज़ें हैं वो बने एंड फुल एम्प्लॉयमेंट मिले थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के द्वारा, यानी ऐसा वर्क क्रिएशन प्रोग्राम जिसमें स्टेट का पैसा लगा होता है, लोगों को होता है ना नौकरी दिलाने के प्रोग्राम सरकार चलाती है उसके जरिए। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज। अब जर्मनी के जो बड़े बड़े हाईवेज हैं, सुपर हाईवेज हैं, इसी प्रोजेक्ट के कि हमें सबको रोजगार देना है उसी का परिणाम थे। एंड पीपल्स कार, लोगों की जो कार है फॉक्सवैगन, वो भी इसी का परिणाम थी। इन फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। अभी हिटलर के दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं तो फॉरेन पॉलिसीज में भी हिटलर को जो है खूब ज़्यादा सफलता मिल रही थी। ही पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशंस इन 1933 आते आते इसने लीग ऑफ नेशंस से पूरा पल्ला झाड़ लिया एंड रीऑक्यूपाइड कर लिया, दोबारा से कब्जा कर लिया राइनलैंड पर इन 1936। इंपॉर्टेंट है कि राइनलैंड पे इसने वापस कब्जा कब किया है ना, तो इसने कर लिया था 1936 आते आते। एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938। और ऑस्ट्रिया और जर्मनी को 1938 में एक स्लोगन के तहत एक नारा लगाया उसने, वन पीपल होना चाहिए, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, मतलब हम सब एक हैं एक तरीके से ना, तो सबको जोड़ दिया इसने। ही देन वांटेड टू रेस्ट जर्मन स्पीकिंग, एक जगह थी जर्मन स्पीकिंग, उसका नाम था, उस जगह का नाम था सुडेंटनलैंड। उस सुडेंटनलैंड पे भी इसने क्या किया, वो जर्मन स्पीकिंग लोग रहा करते थे वहाँ पे, फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड गॉबल्ड अप द एंटायर कंट्री। और क्या किया इसने, पूरी लाइन समझते हैं। ही देन फेंट ऑन द रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुडेंटनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड गॉबल्ड अप द एंटायर कंट्री। इसके बाद हिटलर ये कहता है कि चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेंटनलैंड प्रांत पर उसने कब्जा किया। सुनो ध्यान से। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले, चेकोस्लोवाकिया के कब्जे में थी एक जगह जहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती थी, वो जगह थी सुडेंटनलैंड प्रांत, उस पर कब्जा कर लिया। चेकोस्लोवाकिया के कब्जे में थी एक जर्मन भाषी जगह, एक जर्मन भाषी प्रांत जहाँ पे जर्मन बोलने वाले लोग रहते थे, सुडेंटनलैंड, उस पर कब्जा कर लिया। और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया पे भी उसने गॉबल्ड अप कर लिया, मतलब उसका कब्जा कर लिया एंटायर कंट्री पे। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड टू द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। अब इस सारी कहानी में उसको अनस्पोकन, मतलब ऐसे तो नहीं कह रहा था इंग्लैंड के हमें सपोर्ट कर रहे हैं, पर मिल रहा था, अनस्पोकन सपोर्ट मिल ही रहा था। विच हैड कंसीडर्ड द वर्साई वर्डिक्ट टू हार्श। बिकॉज क्या है, ये क्यों नहीं बीच में बोल रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड वालों को भी लग रहा था कि हाँ भाई इनके साथ जो है गलत हुआ था, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा संधि जो है वर्साई की जो है वो लाद दी गई थी। दिस क्विज सक्सेस एट होम एंड अब्रॉड सीम्ड टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। अब अचानक से इतनी सफलता मिले जा रही है, अगर हम देखें देश के अंदर भी देश के बाहर भी हिटलर को, तो ऐसा लग रहा था देश की डेस्टिनी, उसका भाग्य ही बदलने वाला है। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर। अब हिटलर ऐसा नहीं है कि इतने पे ही स्टॉप हो गया। शाख्त हैड एडवाइज्ड हिटलर अगेंस्ट investing hugely in rearmament as a state still ran on defective financing। अब यहाँ पर शाख्त जो इसका अर्थशास्त्री था, जैसे हिटलर ने ही चुना था एक तरीके से गद्दी पर बैठाया, उसने एडवाइस किया हिटलर देखो क्या है कि तुम ना इन्वेस्ट मत करो इतना सारा रीआर्मामेंट में, है ना, युद्ध में या फिर कहना चाहिए हथियार खरीदने में पैसा मत लगाओ, क्योंकि हम तो रेनॉन है, रेनॉन का मतलब होता है हमारे पास कमी हो रही है, रेनॉन डिफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब पैसे की कमी हमारे पास ऑलरेडी हो, तुम इतना खरीदे जा रहे हो। लेकिन कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी आर्मी। जो लोग सतर्क रहते हैं, जो भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, सतर्कता से काम ले रहे हैं, नाजी आर्मी में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं थी। शाख्त हैड टू लीव, शाख्त को उसके पत्ते हटा दिया गया था, उसको अपना पद छोड़ना पड़ा। हिटलर चोज वॉर एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग। अब हिटलर ने क्या किया, युद्ध का रास्ता चुन लिया, क्योंकि उसको समझ में आ रहा था कि वो अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके यहाँ पैसे का अभाव हो रहा था। देखो पैसे का अभाव हो रहा है, उसने सोचा दूसरे देशों को जीत लूंगा, उनकी रिसोर्सेज, उनका पैसा, उनके लोग सब मुझे मिल जाएंगे, राइट। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड, रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाना था थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, कि वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर दे, आगे के देशों को भी अपने देशों में मिलाता जाए। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। जर्मनी ने, इंपॉर्टेंट है मार्क करो उसको, 1939 में जनवरी ने क्या किया, जर्मनी ने हमला कर दिया, इन्वेड कर दिया पोलैंड को। देन स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। अब उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड से वॉर शुरू हो गई। इन सितंबर 1940 में सितंबर आते आते ट्राइपाइट पैक्ट जो है वो साइन किया गया बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। इन तीनों के बीच त्रिपक्षीय समझौता, तीन लोग बैठ रहे, तीन देश बैठ रहे, एक समझौता होता है, स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, जिसने हिटलर के कहीं ना कहीं
मतलब हिटलर की पावर को बढ़ा दिया, समर्थन दे दिया एक तरीके से, है ना। सब खामोश रहे, हिटलर की पावर बढ़ती चली जा रही है। अब तुम देखो हिटलर कहाँ से कहाँ ले आया, कुछ तो था इसके अंदर जो इतना ये जो है कहीं ना कहीं आगे तक ले आया था देश को अपने। आगे देखते हैं हम। पपेट रेजीम्स का मतलब होता है कठपुतली वाली सरकारें जो थी। सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी, जो लोग नाजी जर्मनी को सपोर्ट करते थे उन लोगों को क्या कर दिया गया, वर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। यूरोप की जगह जगह में एक तरीके से हिटलर ने ही अपने पपेट बैठा दिया, हिटलर की पपेट सरकारें बैठ गई जाके। अब हिटलर के हिसाब से काम हो रहा है। बाय द एंड 1940 आते आते तो हिटलर वॉज अ पिनेकल ऑफ हिज पावर। हिटलर अपनी पावर के चरम पर पहुंच गया 1940 आते आते। हिटलर नाउ मूव्ड टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम। अब हिटलर जो था अपना लॉन्ग टर्म एम यानी कि दीर्घकालिक एम, मतलब लंबे टाइम में जाके मुझे क्या जीतना है, उसको कॉन्क्योर करने के लिए ईस्टर्न यूरोप की तरफ बढ़ जाता है। उसका मतलब बेसिकली ईस्टर्न यूरोप को जीतना ही उसका लॉन्ग टर्म एम था। ही वांटेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन। वो चाहता था कि जर्मनी की जनता के लिए वो कहीं ना कहीं संसाधन, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की जगह, सबका इंतजाम करना चाहता था। ही अटैक्ड द सोवियत यूनियन इन जून 1941। मार्क करो, उसने अटैक किया सोवियत यूनियन पर जून 1941 एंड इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर था। यही था उसका सबसे बड़ा ब्लंडर। इसकी वजह से क्या हुआ, इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज्ड द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग। अब जर्मनी का जो वेस्टर्न पार्ट था, वेस्ट वाली साइड, ध्यान करो, जर्मनी का जो वेस्टर्न वाला पार्ट था, ब्रिटिश जो थे हवा से बॉम्ब फेंक रहे थे, मतलब हवा से बमबारी हो रही थी वहाँ पे, उसके अंडर में एक्सपोज हो गया। इसने अटैक किया सोवियत यूनियन पर 1941 में। इस अटैक की वजह से जो जर्मनी का वेस्टर्न पार्ट था वो ब्रिटिश जो लोग थे वहाँ पे बॉम्बिंग कर रहे थे, उसमें एक्सपोज हो गया। एंड ईस्टर्न फ्रंट पे पावरफुल सोवियत आर्मीज लगी हुई थी, तो दोनों साइड से घिर गया था। सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट दिस इज द प्लेस स्टार्डम ट्रूपर्स। नहीं, अब यहाँ पर क्या होता है, सोवियत रेड आर्मी जो है मजबूर कर देती है, क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट दे देती है, घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है जर्मनी। कौन सी जगह पर, स्टेलिनग्रेड जगह पर सोवियत रेड आर्मी मजबूर कर देती है। देखो आपने ज़बरदस्ती का पंगा ले लिया, अटैक कर दिया सोवियत यूनियन पे 1941 में। अब आप वेस्टर्न फ्रंट पे ब्रिटिश की बॉम्बिंग के उसमें आ गए और ईस्टर्न फ्रंट पे सोवियत आर्मीज आपको नहीं छोड़ रही। अब घुटने टेकने में मजबूर कर दिया स्टेलिनग्रेड में जर्मनी को। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन। इसके बाद तो इनकी बहुत बुरी हालत हुई। इस घटनाक्रम के बाद आधी सदी के लिए समझ लो कम से कम, है ना। सोवियत आर्मी हाउएवर द ईस्ट में पूरा पढ़ देती हूँ, एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ ऑफ द सेंचुरी दे आफ्टर। मतलब इनको ना घुटने टेकने पे मजबूर करा। सोवियत लाल सैनिक जो थे उन्होंने पीछे हटते हुए जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया। अभी जर्मनी सिपाही पीछे होते जा रहे होंगे। इन्होंने जब तक पीछा किया जब तक ये बर्लिन के बीचों बीच नहीं पहुंच गए सिपाही। और इस घटनाक्रम ने आधी सदी के लिए समझ लो 50 ईयर्स के लिए कम से कम यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर लिया। अब सोवियत का शासन यहाँ पर हो गया, है ना। हिटलर की जगह सोवियत का शासन हो गया। मीनवाइल इसी बीच में क्या हो रहा है, द यूएसए हैड रेसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। अब यहाँ पर इन बिटवीन अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका नहीं चाहता था कि देखो मैं फिर से पंगे में पड़ूँ। इट वॉज अनविलिंग, है ना। यूएसए बिल्कुल कोई विल नहीं थी, उसकी कोई इच्छा नहीं थी टू वंस अगेन फेस ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में झेली थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, है ना, हैड कॉज। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसको और नहीं झेलनी थी, बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। बट वो वॉर से बहुत ज़्यादा टाइम तक तो दूर नहीं रह पाया। जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर, जापान अपनी पावर को बढ़ाता जा रहा था। ईस्ट की साइड में देख लेना, इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना। तो फ्रांस इंडो चाइना जो है वहाँ तक जापान जो है बढ़ता चला जा रहा है। एंड वॉज प्लानिंग अटैक एज यूएस नेवल बेस, और प्लान कर रहा था यूएस जहाँ पर नौ सैनिक होते हैं ना, जो समुद्र वाले सैनिक होते हैं, नौ सैनिक, उनके पैसिफिक क्वेश्चन में उन पर हमला करने का प्लान करते थे। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर, जापान ने जब अपना सपोर्ट दिया हिटलर को एंड बॉम्ब किया यूएस बेस पे पर्ल हार्बर पर, तो यूएस की एंट्री हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। एंड द वॉर एंडेड इन मई 1945, और ये खत्म होती है वॉर 1945 में विद हिटलर्स डिफीट। इसमें हिटलर हार जाता है। एंड द यूएस ड्रॉपिंग ऑफ एटम बम ऑन हिरोशिमा इन जापान। क्या बखारता है,
जब यूएस जो है बॉम्ब ही फेंक देता है। हिरोशिमा और नागासाकी का ये सब हुआ था ना, तो हिरोशिमा पे जापान ने बॉम्ब फेंका था। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब जो हमने सीखा पूरा का पूरा कि भाई सेकेंड विश्व युद्ध का संक्षिप्त ब्यौरा हमें मिल गया, उस समय क्या हो रहा था। नाउ वी रिटर्न टू हेलमत। अब हम हेलमत के पापा की स्टोरी वापस से पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर, है ना। इस युद्ध के दौरान नाजी जुल्मों की कहानी क्या थी उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।